मैं डॉक्टर हिताश्व कुमार सहायक आचार्य श्री राधे श्यामार मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पार्ट 3 विषय ABST प्रश्न पत्र द्वितीय वस्तुएं सेवाकर में पंजीकरण की प्रक्रिया, पंजीकरण संबंधी नियम, इनका विस्तार से अध्ययन किया। आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में और बैंक खाते की सूचना भिजवाने, इन सब का पूर्व वीडियो में अध्ययन किया। अब हम पंजीकरण समझा जाना इसके बारे में तथा स्वतः पंजीकरण और अन्य जो आगे के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। पंजीकरण समझा जाना, यदि किसी व्यक्ति को SGST अथवा UTGST के अंतर्गत पंजीकरण अथवा विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त की हुई है तो उसे CGST में पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की हुई समझी जाएगी, बशर्ते कि धारा 25 की उपधारा 10 में उस व्यक्ति का पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का आवेदन रद्द नहीं किया गया हो। ये धारा 26 की उपधारा 1 के अंतर्गत है। यदि धारा 25 उपधारा 10 में कोई प्रावधान होते हुए भी SGST अथवा UTGST में पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन रद्द कर दिया जाता है तो CGST में भी पंजीकरण के लिए आवेदन रद्द समझा जाएगा। ये धारा 26 की उपधारा 2 में व्यक्त है। लेकिन यदि मोबाइल नंबर, पेन नंबर, ईमेल पता आदि की प्रस्तुत सूचनाओं का सत्यापन करने में पर ये गलत पाई जाती हैं तो उचित अधिकारी द्वारा धारा 25 की उपधारा 10 में पंजीकरण आवेदन को रद्द कर सकता है। इसलिए कहने का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति GST में अपना पंजीकरण कराएं वो मोबाइल नंबर, पेन नंबर और ईमेल का पता सही करें, वरना इस सत्यापन के दौरान यदि गलत पाई जाती हैं तो जो उचित अधिकारी द्वारा धारा 25 की उपधारा 10 के पंजीकरण के आवेदन को रद्द कर सकता है। दूसरा, इससे आगे स्वतः पंजीकरण, सो मोटो और ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन। इसमें पहला नियम 16(1) के अंतर्गत है, जो 16 नियम 1 पंजीकरण का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया हो तो अस्थायी पंजीकरण प्रदान करेगा। जब किसी सर्वेक्षण या जांच, निरीक्षण, तलाशी या इस अन्य प्रकार के नियम के अधीन अन्य कार्यवाही के अनुसरण में उचित अधिकारी ये पाता है कि अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए दायी व्यक्ति ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल हो गया है तो ऐसा अधिकारी उक्त व्यक्ति को अस्थायी आधार पर पंजीकरण जारी कर सकेगा और फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 12 में इस शासन का आदेश जारी करेगा। दूसरा बिंदु, अस्थायी पंजीकरण की प्रभावी दिनांक। ये नियम 16(2) के अंतर्गत है। ये अस्थायी पंजीकरण या पंजीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगा। जिस तारीख को पंजीकरण का आदेश प्रदान किया जाएगा उसी तारीख से लागू हो जाएगा। तीसरा है धारा 16(3) के अंतर्गत स्थानीय पंजीकरण हेतु 90 दिन में आवेदन। प्रत्येक व्यक्ति जिसे अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया गया है ऐसा पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर विहित प्रारूप और रीति में पंजीकरण के लिए एक आवेदन पुष्ट करना होगा। और यदि व्यक्ति ने अस्थायी पंजीकरण के अनुदान के खिलाफ अपील दायर की है तो ऐसे मामलों में पंजीकरण के लिए आवेदन करने के आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जो आपको बताया था 16 के नियम 3 के अंतर्गत। चौथा है आवेदन का सत्यापन और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधी अन्य नियम इस प्रकार से प्रस्तुत आवेदन पर भी लागू होंगे, जो नियम 16 का उपनियम 4 में पुरानी तिथि से प्रभावी। ये नियम 16 का उपनियम 5 इस प्रकार के सत्यापन के पश्चात प्रदान की गई माल और सेवा का जो सेवा कर है उसकी पहचान संख्या उसी तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख से अस्थायी पंजीकरण द्वारा जारी हुआ था। जब पुरानी तिथि की बात आती है तो जिस दिन अस्थायी पंजीकरण है तो आवेदन जारी हुआ उसी दिन से लागू। अब हम कहें विशेष व्यक्तियों हेतु पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल पर्सन जो हैं उनके लिए कैसे लागू। पहला, इसमें यदि हम उपरोक्त प्रकार के पंजीकरण के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों के लिए पंजीकरण हेतु विचारधाराओं
जो विशेष धारा हैं, ये नियम हैं, वो अलग से प्रावधान दिए गए हैं। प्रमुख रूप से ऐसे प्रावधान जो हैं वो निम्न प्रकार हैं जो उन व्यक्तियों के लिए दिए गए हैं। पहला, जो व्यक्ति यूएनओ आदि विशिष्ट संस्थाओं को विशेष पहचान संख्या दी जाती है, यूनिक आइडेंटिफाई नंबर जो देते हैं, उनकी बात है। निम्न व्यक्तियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी जिससे कि वे प्राप्त मालूम सेवाओं अथवा दोनों की अधिसूचित पूर्ति कर करों की वापसी प्राप्त कर सके। पहला है संयुक्त राष्ट्र संगठन, जो यूएनओ की बात की हमने, कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई विशिष्ट अभिकरण या संयुक्त राष्ट्र के अधीन अधिसूचित वित्तीय संस्था और संगठन। विदेशी देशों, जो विदेशी देश हैं उसकी बात है, विदेशी देशों के काउंसिलिंग या कार्यालय या राजदूतावास। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए, और ये धारा 25 की उपधारा 9 के अंतर्गत है। हम कहें कुछ विशेष संस्थाओं को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना, तो विशिष्ट पहचान प्रदान करने हेतु ऐसे व्यक्ति को जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 13 में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उचित रूप से हस्तांतरित, जो हस्ताक्षर करेगा, हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के आधार माध्यम से सत्यापित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसा आवेदन सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या बोर्ड या आयुक्त द्वारा अधिसूचित केंद्र के माध्यम से नियम 8 में निर्देशित नीतियों को प्रस्तुत करना होगा, जो हमने पहले पढ़ा, और ये नियम 17(1) के अंतर्गत आता है। नियम 17(1) के में प्रदत्त की गई विशिष्ट पहचान संख्या UIN भारत की सीमा क्षेत्र में ही लागू होगी। दूसरा, उचित अधिकारी फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 13 में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर या इस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अनुशंसा प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या भेजेगा और आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 दिन के भीतर फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 में प्रमाण पत्र जारी करेगा। ये नियम 17 का उपनियम 2 के अंतर्गत है। हम ये कह सकते हैं कि धारा 2 की उपधारा 94 के अंतर्गत व्यक्ति को परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया गया है कि पंजीकृत व्यक्ति वह है जिसका पंजीकरण धारा 25 के अनुसार हुआ है, परंतु वह व्यक्ति पंजीकृत व्यक्ति नहीं है जिसके पास केवल विशिष्ट पहचान संख्या है। धारा 25 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत होता है तो व्यक्ति पंजीकृत व्यक्ति कहलाता है, और जिसे किसी विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है वो पंजीकृत व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता। दूसरा इसमें है विशेष व्यक्तियों हेतु पंजीयन में, यदि किसी राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर बहुत कारोबार मल्टीपल बिजनेस के लिए पृथक से पंजीकरण दिया जाए, उसके लिए किसी राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर बहुत कारोबार रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उनके कारोबार में किसी एक कारोबार के लिए एक पृथक पंजीकरण करवाना है, तो उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक कारोबार के संबंध में पृथक पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। अर्थात जो नियम है वो पहला है, ऐसे व्यक्ति के पास धारा 2 की उपधारा 18 में परिभाषित एक से अधिक कारोबार हैं। दूसरा, किसी करयोग्य व्यक्ति के कारोबार की धारा 10 के अधीन भुगतान के लिए पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा यदि उसी व्यक्ति के अन्य कारोबार में कोई एक धारा 9 के अधीन कर का भुगतान कर रहा है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति के पृथक रूप से पंजीकृत सभी कारोबार ऐसे व्यक्ति से दूसरे पंजीकृत कारोबार को की गई माल या सेवाओं या दोनों की परस्पर पूर्ति पर अधिनियम के अधीन कर भुगतान करेंगे और ऐसी पूर्ति के लिए एक बीजक जारी करेगा। इसका स्पष्टीकरण हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि खंड बी के प्रयोजनार्थ के लिए ये स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी पंजीकृत व्यक्ति का कोई भी कारोबार जिसे पृथक पंजीकरण प्रदान किया गया है वह धारा 10 के अधीन कर भुगतान के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उक्त व्यक्ति के अन्य सभी कारोबार उक्त धारा के अधीन कर भुगतान के लिए पात्र हो जाएंगे। ये नियम 11 का उपनियम 1 के अंतर्गत है। और दूसरा इसमें जो बिंदु है वह कारोबार के लिए पृथक पंजीकरण प्राप्त करने का पात्र कोई पंजीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्येक कारोबार के संबंध में जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 01 में पृथक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जो नियम 11 का उपनियम 2 के अंतर्गत है। तीसरा, इसमें
पंजीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधी नियम 9 और नियम 10 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए सभी आवेदनों पर लागू होंगे जो नियम 11 का उपनियम 3 के अंतर्गत है। इसके बाद हम ये कहें कि स्रोतों पर कर की कटौती के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों का पंजीकरण भी होगा और इसे पंजीकरण धारा 51 के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती के लिए अपेक्षा कोई ऐसा व्यक्ति या धारा जो 52 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उचित रूप से स्थानांतरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन फॉर्म जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 07 में प्रस्तुत करेगा जो नियम 12 का उपनियम 1 के अंतर्गत परिभाषित है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी राज्य या संघ के क्षेत्र के लिए कर संग्रह हेतु आवेदन करना चाहता है जहां वह भौतिक रूप से व्यापारिक रूप से नहीं रहता है तो वह इसका उल्लेख फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 07 के भाग ए में करेगा और भाग बी में उस राज्य या संघ का उल्लेख करेगा जहां भौतिक रूप से व्यवसाय कर रहा है। अतः भाग ए और बी का उल्लेख राज्य व संघ के क्षेत्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं जो नियम 12 के उपनियम 1 के अंतर्गत है। दूसरा, इसमें उचित अधिकारी या उचित सत्यापन के पश्चात पंजीकरण प्रदान करेगा और आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 कार्य दिवस की अवधि के भीतर फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा। ये नियम 12 का उपनियम 2 के अंतर्गत। तीसरा इसमें बिंदु है कि जहां जांच किए जाने पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्रवाई की अनुपालना में समुचित अधिकारों को समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति जिसे फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है वह धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहित करने का दायित्व नहीं रहा है तो उक्त अधिकारी उपनियम 2 के अधीन जारी किए गए पंजीकरण को रद्द कर सकेगा और ऐसे रद्दकरण को उक्त व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 09 में सूचित किया जाएगा, परंतु समुचित अधिकारी पंजीकरण के रद्दकरण के लिए नियम 22 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार करेगा जो कि नियम 12 का उपनियम 3 के अंतर्गत हो। अब हम इसके आगे कर योग्य आकस्मिक व्यक्ति या अनिवासी व्यक्तियों अस्थायी पंजीकरण। जो कर योग्य आकस्मिक व्यक्ति हों या अनिवासी व्यक्ति हों उनके लिए अस्थायी पंजीकरण की व्यवस्था क्या है। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को जारी किया गया पंजीकरण का प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए आवेदन में वर्णित अवधि के लिए या पंजीकरण के प्रभावी होने की तारीख से 90 दिन की अवधि के लिए जो भी पहले हो के लिए मान्य होगा और ऐसे व्यक्ति केवल पंजीकरण या प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात कर योग्य पूर्ति करेगा। दूसरा, उसमें कह सकते हैं परंतु उच्च अधिकारी पर्याप्त कारणों से जो उक्त कर योग्य व्यक्ति द्वारा दर्शाए जाए उक्त 90 दिन की अवधि में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए बढ़ा भी सकेगा जो धारा 27 की उपधारा 1 के अंतर्गत है। इस प्रकार से इसमें धारा 27(2) और धारा 27 की उपधारा 3 के दिन भी इसमें व्यवस्थाएं हैं। अब हम आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति का प्रयुक्त पंजीकरण अवधि का विस्तार। जब पंजीकृत आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी व्यक्ति पंजीकरण के उसके आवेदन में प्रदर्शित पंजीकरण की अवधि का विस्तार चाहता है तो वह एक आवेदन फॉर्म जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 11 में साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित केंद्र के माध्यम से ऐसे व्यक्ति द्वारा उसको प्रदत्त पंजीकरण की मान्यता समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा जो नियम 15 का उपनियम 1 के अंतर्गत है। दूसरा, उपनियम 1 के अधीन आवेदन केवल धारा 27 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट शक्तियों के भुगतान पर स्वीकार किया जाएगा जो नियम 15 का उपनियम 2 के अंतर्गत है। अब हम यह कहें कि अनिवासी व्यक्ति का पंजीकरण के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति को पंजीकरण प्रदान किया जाना हो तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10 में प्रस्तुत करेगा जो नियम 14 का ए और दूसरा उपनियम के तहत इन शर्तों और अधिकारियों के द्वारा
परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाए। फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 6 में प्रदान किया जाएगा। ये जिस प्रकार के व्यक्तियों के लिए नियम 14 का 1 और नियम 14 का उपनियम 2 के अंतर्गत इसमें दर्शाया जाएगा। और इनका नाम पटल पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और माल सेवा पहचान संख्या को प्रदर्शित करना है। और इनके आधार पर हम नियम 18(1) और नियम 18(2) के अंतर्गत इनकी सूचनाओं को संकलित करते हैं। और हम पंजीकरण में संशोधन के प्रावधान हम पंजीकरण में संशोधन करना होता है। तो प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जिसे विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है, पंजीकरण के समय तथा पश्चात ऐसे प्रारूप और नीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो निर्धारित की जाए, दी गई सूचनाओं में किसी परिवर्तन को उचित अधिकारी को सूचित करेगा, जो धारा 28 की उपधारा 1 के अंतर्गत है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि धारा 28 की उपधारा 2 के अंतर्गत भी यदि उचित अधिकारी उपधारा 1 के अधीन की गई या उसके द्वारा निश्चित की गई सूचना के आधार पर पंजीकरण की प्रविष्टियों में ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो निर्धारित की जाए संशोधन का अनुमोदन करेगा या खारिज करेगा, परंतु ऐसी प्रविष्टियों जो निर्धारित की जाएं कि संशोधन के बाबत समुचित अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा, उचित अधिकारी पंजीकरण प्रविष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को किसी व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना खारिज नहीं करेगा। और तीसरा, धारा 28 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो संशोधन का प्रावधान है कि राज्य माल और सेवा कर अधिनियम SGST अर्थात राज्य संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम UTGST के अधीन संशोधन को खारिज किया जाना या अनुमोदन इस अधिनियम के CGST के अधीन खारिज किया जाना या अनुमोदित किया जाना माना जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रक्रिया के बारे में जो भी हमारे पास संशोधन का प्रावधान था, अनिवासी व्यक्ति का पंजीकरण था, भारत के बाहर अंदर जो भी था, विशेष व्यक्ति विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने का, इन प्रकार से हमने पंजीकरण समझा जाने की जो थी डिमांड रजिस्ट्रेशन की स्वतः पंजीकरण का मामला था, इनका इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन किया है। धन्यवाद।